India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जब तक कि इस संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। CJI ने कहा कि वक्फ करने के 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक लगा रहे हैं। CJI ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगाई जिसमें एक कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार दिया कि क्या वक्फ के रूप में घोषित संपत्ति एक सरकारी संपत्ति है और इसके परिणाम स्वरूप उस प्रॉपर्टी की स्थिति पर आदेश जारी करेगा। CJI ने कहा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून रोक का आदेश दिया जा सकता है। CJI ने कहा कि पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाता है। CJI ने कहा कि हमने कानून के सभी प्रावधानों को देखा है। हमने बहस सुनी थी कि क्या पूरे संशोधन अधिनियम पर रोक लगाई जाए या नहीं। CJI ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 1923 से थी। कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु हैं वक्फ संपत्ति के लिए आवश्यक शर्तें। कोर्ट ने कहा कि वक्फ संपत्ति के लिए आवश्यक शर्तें जैसे कि 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की आवश्यकता पर रोक लगाई गई है, जब तक कि राज्य नियम नहीं बनाते हैं। कलेक्टर की भूमिका। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण। कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की आवश्यकता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह पहले के कानूनों में भी था। फैसले के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। वक्फ बाय यूजर। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के संबंध में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड तब तक नहीं बदले जा सकते हैं जब तक कि वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके अवलोकन केवल प्रथम दृष्टया है और पार्टियों को अधिनियम की वैधता पर आगे की दलीलें देने से नहीं रोकेंगे। बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वें डॉक्यूमेंट से हटाने की मांग करते हुए दाखिल वाली वकील अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर नोटिस जारी किया। पिछली सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह औपचारिक नोटिस जारी करे, जिसमें स्पष्ट हो कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में ECI की ओर से पेश वकील हरीश सॉल्वे से पूछा कि वर्तमान स्थिति क्या है। क्या हमें यह देखने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि कितने लोग वास्तव में बाहर रह गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। हमने बड़ी हद तक कानूनी पहलुओं पर अपनी दलीलें रख दी हैं, इसलिए कृपया हमें अगली तारीख दी जाए
उन्होंने कहा कि अगर यह पाया गया कि यह प्रक्रिया संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन है तो हम ये दलील रखेंगे कि इसे जारी देश के अन्य हिस्सों में ना कराया जाए। अन्य राज्यों में इसे आगे बढ़ाकर स्थिति को अपरिवर्तनीय बना देने जैसा नहीं बनाया जा सकता। वहीं याचिकाकर्ता में से एक वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की एक समय सीमा है। कानून कहता है कि नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में इस चुनाव में लोगों को गैरकानूनी तरीके से मताधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब पूरे देश में इसकी घोषणा कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जहां भी चुनाव आयोग इसे लागू करने की योजना बना रहा है तो वह करे, लेकिन अगर हम इस बीच में सुनवाई के बाद निर्णय देंगे और वह पूरे देश में लागू होगा। वहीं एडीआर के लिए पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा, जो कुछ हो रहा है वह नियमों और चुनाव आयोग के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि नियमों के मुताबिक एक दिन के भीतर ही दर्ज की गई आपत्तियों को उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि आवेदन करने वाले ये देख सके कि उन्होंने डिलीशन या एडिशन आवेदन किया है, लेकिन यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही। उन्होंने कहा कि अब तक केवल 30% ही डिलीशन या एडिशन के आवेदन ही अपलोड किए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये समस्या है कि जब हम चुनाव आयोग से जवाब मांगेंगे तो वो इसको लेकर अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें कुछ और पहलू होगा। हमें दोनों पक्षों की बातें सुननी होंगी। इस पर भूषण ने कहा, ये आंकड़े चुनाव आयोग के अपने रिकॉर्ड से हैं, उन्हें अपने नियमों और मैनुअल का पालन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी मैनुअल और मौजूदा नियमों का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश के बाद 1 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची को निरस्त किया जाता है तो फिर क्या होगा। चुनाव 2 अक्टूबर के मध्य में घोषित होने वाले हैं, उस समय तक कोई विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए उन्हें नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वे अपने नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। कम से कम न्यूनतम पारदर्शिता तो होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को 7 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे, तब तक आप सभी अपनी दलीलों का संक्षिप्त नोट तैयार करें। आप इन उल्लंघनों का एक संकलन तैयार करें और उसकी एक प्रति हमें भी दें। तब तक सभी पक्ष अपने अपने समय तय कर लें, जिसके आधार पर सुविधाजनक तरीके से सुनवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में स्थित वांतारा नामक एक प्राणी उद्धार और पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट दे दी है। यह केंद्र रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है। कोर्ट के इस निर्णय के पीछे का कारण यह है कि एक विशेष जांच दल ने केंद्र में जानवरों, जिसमें हाथी भी शामिल है, के अधिग्रहण में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि वांतारा में जानवरों का अधिग्रहण नियामक अनुपालन के भीतर किया गया था, जैसा कि एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है। कोर्ट ने जोर दिया कि अब जब एक स्वतंत्र निकाय ने किसी भी गड़बड़ी का पता नहीं लगाया है तो कोई भी अनावश्यक आरोप नहीं लगाना चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने एसआईटी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया। पीठ ने समिति की तत्परता की सराहना की और इसके सदस्यों को मानदेय प्रदान करने का भी सुझाव दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके निर्णय को इस तरह से नहीं समझा जाना चाहिए कि इससे वैधानिक प्राधिकरणों या वांतारा के कामकाज पर कोई संदेह है। लोकपाल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वह संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं कर सकता। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो संसद के अधिनियम के बजाय भारतीय संविधान द्वारा स्थापित की गई है। लोकपाल के निर्णय के मुख्य बिंदु हैं यूपीएससी की स्थिति। लोकपाल ने माना कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो संसद के अधिनियम द्वारा नहीं बनाई गई है। लोकपाल की अधिकारिता। लोकपाल ने कहा कि वह केवल उन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है जो केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़े रहे हैं। यूपीएससी अधिकारियों की स्थिति। लोकपाल ने निर्णय दिया कि यूपीएससी के अधिकारी जो समूह ए, बी, सी या डी में आते हैं
लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं जब तक कि वे केंद्र सरकार के साथ जुड़े ना हो। शिकायत का निपटारा। लोकपाल ने एक शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें यूपीएससी के सचिव और अतिरिक्त सचिवों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। लोकपाल के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि यूपीएससी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने की उसकी अधिकारिता सीमित है। यह निर्णय यूपीएससी की संवैधानिक स्थिति और लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सरकारी विभागों को अपनी लापरवाही और देरी को सही ठहराने के लिए जनहित का बहाना नहीं बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी विभागों की लापरवाही को माफ किया जाता है तो इससे सार्वजनिक हित को बढ़ावा नहीं मिलेगा बल्कि इसका उल्लंघन होगा। कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु। सरकारी विभागों की जिम्मेदारी। कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों को अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना चाहिए और उनकी लापरवाही को माफ नहीं किया जाना चाहिए। जनहित की अवधारणा। कोर्ट ने कहा कि जनहित का मतलब सरकारी विभागों की लापरवाही को माफ करना नहीं है बल्कि इसका मतलब है कि सरकारी विभागों को समय पर और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। देरी की माफ़ी। कोर्ट ने कहा कि देरी की माफ़ी एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए एक नियमित लाभ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कार्यकुशलता और जवाबदेही। कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों को कार्यकुशलता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए और उनकी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा 11 साल की देरी से दायर अपील को खारिज कर दिया और कहा कि सरकारी विभागों को अपनी लापरवाही के लिए माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जनहित का मतलब है कि सरकारी विभागों को समय पर और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला दिया कि अगर किसी हिंदू पुरुष ने वसीयत बनाई है तो अदालत द्वारा वैध घोषित की जा चुकी है और जिसे प्रोबेट भी मिल चुका है तो राज्य सरकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत एस्केट के सिद्धांत का उपयोग नहीं कर सकती। यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने दिया। मामला खेतड़ी राजस्थान के राजा बहादुर सरदार सिंह की वसीयत से जुड़ा है जिनका निधन 1987 में हुआ था। वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति खेतड़ी ट्रस्ट नामक एक लोक हितकारी चैरिटेबल ट्रस्ट को दी जानी थी, लेकिन 1987 से ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान एस्टेट अधिनियम के तहत कार्यवाही कर पूरी संपत्ति पर कब्जा कर रखा था। राजस्थान सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने स्पष्ट कहा केवल अंत्येष्टि उत्तराधिकार की स्थिति में ही धारा 29 लागू होगी और संपत्ति राज्य सरकार को जाएगी। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि वसीयत का प्रोबेट सक्षम अदालत ने पहले ही प्रदान किया। यह मामला वसीयतनामा उत्तराधिकार का है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि एस्केट क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जिसमें अगर कोई व्यक्ति बिना किसी विल के मर जाता है और उसके कोई लीगल एयर्स नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी स्टेट के पास चली जाती है। यह ऐसा रूल इसलिए है ताकि प्रॉपर्टी ऑनरलेस न रहे और उसका कोई मिसयूज ना हो। सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेट की बात करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अजीत सिंह एंड अदर्स में ये क्लियर कर दिया कि अगर कोई हिंदू मेल विल बनाया है और कोर्ट ने उसे वैलिड डिक्लेयर करके प्रोवेट भी दे दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 29 के तहत इस चीज को क्लेम नहीं कर सकती। फॉलो फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसके प्रभाव के मामले में आयकर अपीलीय अधिकरण मुंबई ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस मामले में आयकर अपीलीय अधिकरण ने आयकर अधिनियम की धारा 10, 34 और 35 के तहत लाभांश आय को छूट देने के संबंध में निर्णय दिया है।
ट्रस्ट ने अपनी 12A पंजीकरण को सरेंडर कर दिया था, जिसे आयकर विभाग ने स्वीकार किया है। ट्रस्ट ने धारा 80G और 80GGA के तहत कटौती का दावा किया है, जिसे आयकर विभाग ने स्वीकार किया है। आयकर अपीलीय अधिकरण ने आयकर विभाग की अपील को खारिज कर दिया है और ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय दिया है। मामले पर ज़्यादा जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर मेधा अरोड़ा। The appeal in this case to the tribunal was preferred by the Revenue against the order dated 7th March 2025 by NFAC Delhi, referred to as Learned CTA, pertaining to the assessment year 2016 to 2017. In this case, the issue of law is raised by the Revenue was whether the Learned CITA was correct in deleting additions and allowing deductions made by the assessing officer on account of dividend income. The main issues were whether dividend income could be exempted under section 10, 34, subsection 34 and 35 of the Income Tax Act, despite the SSE's registration under the section 12A being in force, potentially violating section 11 subsection 7 of the Act. The second issue was whether deduction under section 80 GGA could be allowed when not claimed in the return but raised only during appeal without filing a revised return. The third issue was whether CITA erred in directing deductions under section 80G beyond the statutory 10% cap under section 80G4, and lastly whether the surrender of registration under section 12A was valid without a formal withdrawal by the competent authority. The Revenue argued that the SSE's registration under 12A was still in force. However, the tribunal, relying on the earlier case of Jamshedji Tata Trust and Navajbhai Ratan Tata Trust, held that cancellation took effect from 28th March 2015, the date when the SSE accepted the first show cause notice. Since registration under section 12A is a benefit, a trust cannot be forced to retain against its will, and so herein CITA's order was upheld. Thus, ground 1 was dismissed. The SSE's claim for deduction under section 80 GGA was initially denied since it wasn't reflected in the ITR but only in computation. CITA held this arose from a technical limitation in the ITR form and permitted it subject to verification. The tribunal relied on the RD Tata Trust case where similar circumstances existed. After surrendering 12A registration in 2015, the SSE claimed deductions under 80G and 80GGA against interest income, combining them due to form limitations. Donations exceeding 1.42 crores are made to TISS, an approved institution under section 80G, exempt from 10% cap. The claim was upheld. The Income Tax Appellate Tribunal, following this reasoning, found no inconsistencies in the CITA's directions in the present case of Nawazbhai Ratan Tata Trust and dismissed grounds 2 and 3 raised by the Revenue. As ground 4 was directly linked to ground 1, it too was dismissed, leading to the rejection of the Revenue's appeal in its entirety. बहुत शुक्रिया मेधा, यह जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.